बाबा रामदेव को इन्होंने सरकार ने ज़मीन दी। कैसे दी जी? 2 रुपये गज ज़मीन दी। ये एयरपोर्ट बन रहा है यहीं आपके जेवर के पास, बहुत बड़ी ज़मीन दी रामदेव जी को, और बाकी उत्तराखंड में भी दी। तो सरकार ने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बना करके उन्होंने कहा कि भाई इनको 2 रुपये गज ज़मीन देनी है, तो उनको 2 रुपये गज ज़मीन मिल गई। उसी तरीके से अभी आसाम में, अभी आपने देखा होगा कि आसाम में वहाँ पे अभी अडानी को शायद आसाम गवर्नमेंट ने एक पूरा डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन का लिख दिया है। आप उसकी तय में जाइएगा तो पता लगेगा गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना करके उनको दे दिया है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये सबकी जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ST SC OBC और मुस्लिम्स, 200 भी डायमंड जिनका नाम दिया, उसके लिए क्या हासिल करना चाहती है? थैंक यू किरमानी साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर अब्बास साहब, जो 22 इंडो अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं और इंडिया में करता धरता है। अब्बास साहब से हमारी मुलाकात अभी एक प्रोग्राम में हुई और फिर हमने उसका जिक्र किरमानी साहब से किया, तो पता चला किरमानी साहब पहले से उन्हें जानते हैं, तो हमने उन्हें इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। और बहुत एक मज़े की बात यह है कि डॉक्टर अब्बास साहब हिंदी बोलना भी जानते हैं और समझते भी हैं। तो एक बार ज़ोरदार ताली हमारे चीफ गेस्ट के लिए ज़रूर बजाइए। हमारे बीच में आदरणीय चौहान साहब, जो पूर्व IPS ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं, और मंच पर बैठे हमारे सुदेश जी, जो बहुत बड़ा बिजनेस दिल्ली में चलाते हैं और इन्होंने बहुत मिथ को तोड़ा है। करनाल बाईपास पे इनके बहुत शादी के हॉल्स हैं और मेरे ख्याल से पंजाबी बाग के बहुत सारे जो शादियां होती हैं उसमें मिनिमम 25% शादी तो यही कराते हैं। तो आपका बहुत स्वागत सुदेश जी का। और हमारे बीच में डॉक्टर सचान साहब जो मंच पर बैठे हैं। डॉक्टर सचान रैग टू रिच की कहानी है। गवर्नमेंट जॉब करते थे और आज माशाल्लाह से इनकी बहुत बड़ी कंपनी है फार्मास्यूटिकल की, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बहुत बढ़िया एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय कर रखा है। और एक मतलब जीता जाता उदाहरण है हमारे डायमंड समाज, जो अभी सुदेश साहब ने बताया, उसके और OBC समाज के। और हमारे बीच में मतलब ज्योति माला जी हैं। किरमानी साहब तो भाई आप देख ही रहे हैं, भाई सेक्रेटरी हैं और सब करता धरता हैं। परवेज़ भाई हैं। फरीदा जी आई हैं सीलमपुर से, मैड ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं वहाँ पे और पूरा ट्रेनिंग का, बच्चों का एजुकेशन के लाइन पे काम कर रही हैं। बहुत मेहनती हैं, बहुत लोगों को जोड़ा है। एक बार ज़ोरदार ताली उनके लिए बजाइए। उनके साथ में शऊर साहब हैं, निसार साहब भी साथ में आए हैं। ये वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और इनका भी प्रोग्राम होने वाला है वहाँ पे। नसरीन जी हैं, सतीश जी हमारे मंच पे बैठे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बैंक में काम कर चुके हैं। अभी इन्होंने पीछे एक्सपोर्ट पर बहुत डिटेल में बताया था, एक्सपोर्ट के बारे में, और बहुत फ़ायदा लीजिए आप इनसे, सतीश जी से। हमारे MC सिंह साहब जो साइंटिस्ट हैं, पूसा से आए हैं, बहुत स्वागत है सर। रंजीत जी, OP सिंह साहब हमारे NSIC से, और इफ्तिखार साहब। मैं जैसा मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, मेरा नाम इफ़ाई इस्माइली है और मैं दिल्ली सरकार में चेयरमैन रह चुका हूं और अभी फायर के बिजनेस से जुड़ा हूं। मोटा मोटी मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहाँ पे कि ये सबकी जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ST SC OBC और मुस्लिम्स, 200 भी डायमंड जिनका नाम दिया,
उसके लिए क्या हासिल करना चाहती है। इकोनॉमिक फ्रंट पे भारत तो बहुत आगे चला गया, बहुत आगे बढ़ गया, बट जो हमारा बहुसंख्यक समाज है, यानी जो 90% लोग हैं, वो पीछे क्यों रह गए। आप एक चीज़ और देखें कि कह रहे हैं कि भारत जो है 5वां विश्व का इकोनॉमिक पावर है, यानी ग्रोथ के हिसाब से, हर हिसाब से, मगर इस ग्रोथ की मलाई कौन खा रहा है। क्या 90% जो बहुसंख्यक समाज है वो मलाई खा रहा है या कोई और खा रहा है। तो आप देखें इंडिया में, हमारे भारत में कई चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं भाई, जैसे फिक्की है, CII है, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर ऑफ एसोसिएम है। ये लोग क्या काम करते हैं। ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है बने हुए, ये अपने मेंबर्स का या ट्रेडर्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये काम करते हैं। कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बजट बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब पॉलिसी बनाती है, तो उस पॉलिसी के समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स को बुलाती है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने इंडस्ट्री के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से सरकार को बोलती है कि भाई आप इस तरह से पॉलिसी बनाओ ताकि बिजनेस का फ़ायदा हो। तो ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन लोगों ने बना रखा है, ये मतलब अपने ही मेंबर्स को, वो अपने ही मतलब समझिए ट्रेडिंग सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करता है। अब आप देखें कि भारत का जो मैक्सिमम संसाधन है, यानी 80 से, अभी एक रिपोर्ट आई थी अखबार में कि 80 से 90% जो मैक्सिमम संसाधन है वो केवल 10% लोगों के पास है। अब ये सवाल उठता है कि 10% लोग कौन है और 90% लोग कौन है, और 90% के पास वो संसाधन नहीं है। बाकी जो 10% भारत का समझिए वेल्थ है, वो 90% लोगों के पास है, और 80 से 90% जो वेल्थ है वो 10% लोगों के पास है। तो हम उसको एक तरह से ऐसे कहते हैं कि वो 10% जो है वो भारत का अल्पसंख्यक समाज है, और जो बाकी 90% है वो भारत का बहुसंख्यक समाज है। हमारा बहुसंख्यक समाज वो एक तरह से किसानी, खेती, डेयरी, आर्टिजियन, मजदूरी में लगा हुआ है, हॉर्टिकल्चर का प्रोफेशन है। बट जितने भी प्रोफेशन में हमारा बहुसंख्यक समाज लगा हुआ है, उसका रिटर्न जो है वो निगेटिव है। मगर उस बिजनेस में जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, वो मैक्सिमम मोटा मलाई और पैसा कमाते हैं। जैसा अब एग्जाम्पल लें, बनारस की साड़ी कौन बनाता है, वह बनारस के वहाँ पर बुनकर बनाते हैं। बट साड़ी की ट्रेडिंग कौन करता है, वहाँ पर मारवाड़ी समाज, अग्रवाल समाज करते हैं। और मैक्सिमम पैसा कौन कमाता है, वो अग्रवाल समाज और बनिया समाज कमाता है। उसी तरीके से आप मुरादाबाद के बर्तन का ले लें, आप दूध का ले लें एग्जाम्पल। दिल्ली में दिवाली का सीज़न आता है, लगभग 300 करोड़ का मार्केट है। दिवाली में गिफ्ट लोग देते हैं एक दूसरे को, 300 करोड़ की मिठाइयाँ बिकती हैं। दूध कौन बेच रहा है, हमारे लोग बेच रहे हैं। बहुसंख्यक समाज के लोग दूध सप्लाई करते हैं। क्या रेट है उनका, अमूल पर क्या रेट है। अमूल इतनी बड़ी डेयरी है, वहाँ पर रेट 25-30 रुपये पर लीटर दूध देते हैं वहाँ पर, जिसको अमूल यहाँ पर मतलब के 60-70 रुपये बेचता है। तो मिठाइयाँ बना के अग्रवाल की दुकानें हैं, वो कमा रहे हैं पैसा 300-400 करोड़, और हमारे लोग वहीं के वहीं हैं। 30-40 रुपये दूध, 50 रुपये दूध। आप किसी से बात करना, अगर वो 2 रुपये दूध का दाम बढ़ाता है तो कहते हैं कि भाई इन्होंने दाम बढ़ा दिया, हमारा दूध बहुत महंगा हो गया। उसी तरीके से आप चावल का देख लें, चावल किसान बनाते हैं। चावल का MSP क्या है इंडिया में, 22 रुपये किलो धान जो बेचते हैं किसान, और जो चावल बिकता है मार्केट में 60 रुपये, 50 रुपये से लेकर 150-200 रुपये किलो बेचते हैं। तो उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है, वो ट्रेडिंग क्लास उठा रहा है। ट्रेडिंग क्लास ने जो उनका एक समझिए समागम है उनका, उन्होंने न सिर्फ मतलब इस तरह से व्यापार में पैसा कमाया, बल्कि उन्होंने डाइवर्सिफाई भी किया। उन्होंने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट में किया, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में गए, इंडस्ट्रीज़ में गए, माइनिंग किया। और सबसे बड़ी बात है एग्जीक्यूटिव जॉब। आपने सुना होगा 2 करोड़ का पैकेज, 2.5 करोड़ का पैकेज। कौन लोग हैं वो, आप उनके नाम पता कीजिएगा।
ऐसा क्यों हुआ कि 10% जो लोग हैं वो आगे बढ़ गए और हमारे 90% जो बहुसंख्यक समाज हैं वो पीछे रह गए? उसके 3 कारण हैं। पहला ये है कि उनके अंदर लो लेवल अवेयरनेस या एजुकेशन है। दूसरा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट ट्रेडिंग में नहीं, ट्रेडिशनल बिजनेस में है। और सबसे बड़ी बात जो है वो एंट्री लेवल बैरियर है बहुसंख्यक समाज के लिए। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन डाले हुए हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मांगते हैं, एक्सपीरियंस मांगते हैं, बहुत सारी सिस्टम्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में पार्किंग का ठेका मिलता है। ये लगभग 400-450 पार्किंग है आपके मेट्रोज में और बाकी जगह दिल्ली में। आपको जान के हैरानी होगी कि पार्किंग के ठेके के लिए उन्होंने जो क्राइटेरिया बना रखा है वो कहते हैं जी इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैं मेट्रो हाउस गया, मैंने कहा हमारे कुछ लोगों को पार्किंग दे दो मेट्रो का, हम उसका टेंडर या जो भी रूल्स है उसको पूरा कर देंगे। वो कहते हैं आपको एक्सपीरियंस है? हमने कहा साहब एक्सपीरियंस तो पार्किंग में एक्सपीरियंस क्या होता है? बोले नहीं जी एक्सपीरियंस लेकर के आओ। तो हमको उसका एक्सपीरियंस क्या है? बोला वहाँ जाके काम करो। अरे भाई, ये इन्होंने बहुसंख्यक समाज के लिए उसको रोकने के लिए एक एंट्री लेवल पर बैरियर लगा रखा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इन सब का इलाज क्या है? देखिए, सरकार जो फ़ायदा पहुंचा सकती है वो पॉलिसी लेवल को चेंज करके पहुंचा सकती है। जैसे अभी मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था, मैं एक नाम दे देता हूं। अभी बाबा रामदेव को इन्होंने सरकार ने ज़मीन दी। कैसे दी जी? 2 रुपये गज ज़मीन दी। ये एयरपोर्ट बन रहा है यहीं आपके जेवर के पास, बहुत बड़ी ज़मीन दी रामदेव जी को, और बाकी उत्तराखंड में भी दी। तो सरकार ने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बना करके उन्होंने कहा कि भाई इनको 2 रुपये गज ज़मीन देनी है, तो उनको 2 रुपये गज ज़मीन मिल गई। उसी तरीके से अभी आसाम में, अभी आपने देखा होगा कि आसाम में वहाँ पे अभी अडानी को शायद आसाम गवर्नमेंट ने एक पूरा डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन का लिख दिया है। आप उसकी तय में जाइएगा तो पता लगेगा गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना करके उनको दे दिया है। पूरी बात कर लूँ तो हमारा ये सबकी का प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये है कि आप सभी से ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संडे का आपने काम छोड़ा है, यहाँ आए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डायमंड समाज के लोगों को सबकी की बात पहुँचाएँ, उनको जोड़ें। कोई लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको बताएं। जैसे अभी एक भाई ने बताया कि वो पहली बार यहाँ पर आए, तो आप इसको वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ाइए। इससे क्या होगा कि हमारी ताकत बढ़ेगी। जब हमारी ताकत बनेगी तो फिर हम गवर्नमेंट के ऊपर जाके पॉलिसी पे अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, और इस तरीके से हमारे समाज को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। अभी एक लास्ट शेर से मैं आपकी अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक शेर है शायद अल्लामा इकबाल का, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो मैं कहता हूँ कि मोदी सरकार हो या राहुल गांधी की सरकार हो, वो डायमंड समाज से पूछे कि बता तुझे क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्ज़ा गालिब साहब की ये गज़ल है, मुझे एकदम से कहा गया, तो इस वक्त के लिए मैंने कोई गीत का तैयारी उस तरह से रखी थी। इसमें यही है कि गालिब साहब की जो गज़ल होती हैं उनके जो मतलब निकलते हैं वो अपनी अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन होते रहते हैं। बहुत ही गहराई से वो लिखते हैं, फ़िलासफ़र हैं। फिर भी इब्ने मरियम हुआ करे कोई और मेरे दुख की दवा करे कोई, तो एक फ़िलासफ़ी है, देखिए। जी इजाज़त है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। ना सुनो
बुरा कहे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गलत चले कोई, रोक लो गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई, क्यों किसी का गिला करे कोई। आखिरी है शेर। बक रहा हूँ जुनून में क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनून में क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई, कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो ये है गालिब की ताकत। थैंक यू।